हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट विथ रमन किरण पर आपका स्वागत है। आजकल देख रहे हैं प्रायः जो न्यूज में छाया है, भारत चीन संबंध बड़ी ही एक नाजुक दौर से होकर गुजर रहा है। हमने सोचा कि हमारे प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी में या अन्य परीक्षाओं में आईआर एक महत्वपूर्ण पाठ होता है, इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं भारत चीन संबंध पर भी एक बात की जाए। तो हमने भारत चीन संबंध में, चाहे यूजीसी नेट हो या अन्य पर यूपीएससी हो, वहाँ भारत वहाँ जो इंटरनेशनल रिलेशन है एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इस कारण हमने आज का जो मेरा वीडियो है वह भारत चीन संबंध पर, हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत चीन संबंधों को देखने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग का अध्ययन का टॉपिक है भारत चीन संबंध। भारत चीन संबंध क्या है। भारत 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। और यहाँ के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रधानमंत्री बने। अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और प्रथम प्रधानमंत्री भारत के, स्वतंत्र भारत के जवाहरलाल नेहरू बने। जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके 2 साल के पश्चात 1 अक्टूबर 1949 को 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1949 को। उसके पहले द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व 2 खेमों में बंट चुका था। एक खेमे का नेतृत्व कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे खेमे का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था का पक्षधर था, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था का पक्षधर था। उदारवादी या पूंजीवादी व्यवस्था का नेतृत्व यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर रहा था, जबकि साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व तत्कालीन सोवियत संघ कर रहा था। सोवियत संघ का ही उत्तराधिकारी आज रूस है। उस समय सोवियत संघ बहुत से देशों को मिलाकर यूएसएसआर का गठन किया हुआ था 1917 में, जिसका साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था तथा उदारवादी या पूंजीवादी व्यवस्था का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। चीन में चूंकि साम्यवादी क्रांति हुई थी, माओ के नेतृत्व में
वहां साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। इस कारण वो भी साम्यवादी के पक्ष में ही चला गया था। इससे अमेरिका नाराज था। 30 दिसंबर 1949 को बर्मा के पश्चात 30 दिसंबर 1949 को बर्मा के पश्चात भारत पहली ऐसी गैर साम्यवादी सरकार थी जिसको जो चीन की सरकार को मान्यता प्रदान की। 30 दिसंबर 1949 को 30 दिसंबर 1949 को भारत ने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। जब 30 दिसंबर 1949 को बर्मा के पश्चात भारत ने चीन को मान्यता प्रदान कर दी, तो उसके पश्चात चीन के साथ भारत मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता था। भारत का मानना था कि दोनों पड़ोसी देश यदि शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे तो जो आने वाला समय है वह एशिया का होगा। दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे, दोनों एक दूसरे के, क्योंकि दोनों विश्व की 1/3 जनसंख्या का नेतृत्व कर रहे थे। लगभग विश्व के 40% जनसंख्या इन देशों में रहती थी। दोनों देश अगर चाहते दोनों महाशक्ति के रूप में उभरने की प्रबल संभावना थी। दोनों का क्षेत्रफल विस्तार था। इस कारण नेहरू यह चाहते थे कि चीन के साथ भारत का मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो। लेकिन जो हमारा देश बुद्ध का देश रहा है, हम शांति प्रिय देश रहे हैं, भारत का यह कभी इतिहास नहीं रहा कि यह दूसरे देशों पर आक्रमण करे। परंतु चीन चंगेज खां का उत्तराधिकारी देश था, जहां उसकी साम्राज्यवादी नीति वहां के रगों में बसती है। इस कारण भारत की सद्भावनापूर्ण नीति के बावजूद भारत और चीन का जो संबंध था उतना मधुर नहीं रहा जितना होना चाहिए था। फरवरी 1951 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरिया के युद्ध के संदर्भ में फरवरी 1951 में चीन ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। तो संयुक्त राष्ट्र कोरिया के युद्ध के संदर्भ में चीन को अग्रता घोषित कर रहा था। उस प्रस्ताव का भारत ने पुरजोर विरोध किया और उस प्रस्ताव के विरोध में भारत ने मतदान किया, जिसके कारण चीन भी सहृदयता दिखलाता भारत के प्रति रखने लगा। सितंबर 1951 में क्या हुआ कि सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका का शहर है, वहां एक संधि हो रही थी, जापान के साथ संधि हो रही थी। उसमें बहुत से देश संधि कर रहे थे, लेकिन भारत ने उस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस संधि में चीन को शामिल नहीं किया गया था। भारत ने यह कहकर इनकार कर दिया कि यदि जब तक इस संधि में चीन को शामिल नहीं किया जाएगा, पूर्वी एशिया में चीन के बगैर शांति स्थापित की जो नीति है वह एक दिवास्वप्न साबित होगी। इस कारण इस संधि में चीन को भी शामिल किया जाना चाहिए। जबकि यूएसए वहां की सरकार को मान्यता नहीं प्रदान कर रही थी, वहां साम्यवादी सरकार की स्थापना के कारण वह ताइवान की सरकार को मान्यता देती थी। तो इस कारण से चीन को इसमें शामिल नहीं किया गया। जून 1954 से जनवरी 1957 तक के काल में जून 1954 से जनवरी 1957 तक लगभग 4 बार चीनी प्रधानमंत्री चाओ मे लाई ने भारत की यात्रा की, जबकि एक बार भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन की यात्रा की। 19 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर 1954 तक चीन की यात्रा की, जिसमें यह नारा गूंजता रहा, भारत चीनी भाई भाई। इसी
सम्मेलन के दौरान जो पंचशील समझौता भी था, जिसको दोनों देशों ने मान्यता प्रदान की, जिसमें सह पूर्ण अस्तित्व, एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, तमाम जो पंचशील समझौते के उपबंध थे, उसमें दोनों देशों ने एक दूसरे को दोहराया। अप्रैल 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में एक सम्मेलन हुआ, जिसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। बांडुंग सम्मेलन में अफ्रीका तथा एशियाई देशों को बुलाया गया और विकासशील देशों की जो समस्याएं थी उस पर दोनों ने कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 1950 का दशक है, वो उस 50 के दशक में भारत और चीन का जो संबंध था वह मैत्रीपूर्ण संबंध था और दोनों के संबंध में प्रगाढ़ता दिखलाई पड़ती है। चीन ने भारत को गोवा के मसले पर या फिर और जो अन्य मसले थे उसमें चीन ने भारत को समर्थन प्रदान किया। लेकिन इसके साथ यह देखने से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भारत और चीन के बीच जो संबंध थे वह सदाबहार दोस्त के तरह संबंध थे, बल्कि दोनों में कड़वाहट नहीं थी, दोनों के बीच कड़वाहट भी पनप रही थी। हुआ यूं कि भारत और चीन के मध्य एक स्वायत्त प्रदेश के रूप में था, जिसका नाम था तिब्बत, जिसको तिब्बत के रूप में हम लोग जानते हैं। हुआ यूं कि चीन में मांचू वंश का पतन हो गया, जिससे 1911 में तिब्बत एक स्वतंत्र इकाई बन गया। 1911 में मांचू वंश के पतन के पश्चात 1911 में तिब्बत एक स्वतंत्र इकाई बन गया, लेकिन उसे चीन ने कभी मान्यता प्रदान नहीं की। जब मांचू वंश के पतन के पश्चात तिब्बत एक स्वतंत्र इकाई के रूप में बन गया, जिसे चीन ने कभी मान्यता प्रदान नहीं किया। तो उसके पश्चात जो उसमें उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी। अंग्रेजी हुकूमत तथा ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी हुकूमत तथा तिब्बत की जो वर्तमान सरकारें थी, उनके बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार लहासा में एक भारतीय एजेंट रखना था। लहासा में एक भारतीय एजेंट रखना था। ज्ञानसे गंगटोक तथा गांगटोक में व्यापारिक एजेंसी स्थापित करना था। ज्ञानसे गंगटोक तथा यातुंग में एक व्यापारिक एजेंसी स्थापित करना था। ज्ञानसे के व्यापार मार्ग पर डाक एवं तार का दफ्तर रखना था। ज्ञानसे में एक छोटा सा सैनिक दस्ता रखना था जो व्यापार मार्ग की रक्षा कर सके। यह समझौता जब भारत स्वतंत्र हुआ तो तिब्बत के संबंध में भारत को भी अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रदान किया गया। लेकिन 1 अक्टूबर 1950 को तिब्बत को चीन में मिलाने की घोषणा कर दी गई। 1 जनवरी 1950 को तिब्बत को चीन में मिलाने की घोषणा कर दी गई। उसके पश्चात 25 अक्टूबर 1950 को चीन ने तिब्बत के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही कर दी, जिसके फलस्वरूप तिब्बत की सेना परास्त हुई और उसके पश्चात 23 मई 1951 को तिब्बत और चीन के सरकार के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार विदेश संबंध, व्यापार,
सुरक्षा तथा आवागमन पर चीन का नियंत्रण रहेगा और शेष विषय पर तिब्बत स्वायत्त रहेगा। लेकिन 1959 में तिब्बत में विद्रोह भी भड़क गया। 1959 में तिब्बत में विद्रोह भड़क गया। तिब्बत में विद्रोह भड़क जाने के कारण 14 वहां तिब्बत में विद्रोह भड़क गया, जिसको दबाने के लिए चीन की सरकार ने सैनिक कार्यवाही की और उसके बलपूर्वक कुचलना चाहा, जिसके कारण दलाई लामा सहित लगभग 14,000 तिब्बत शरणार्थी भारत में आकर शरण ली और जो भारत और चीन के मध्य विवाद का एक मुख्य कारण बना। भारत तथा चीन के विवाद का मुख्य कारण बना। चीन की सरकार इस बात से नारुष्ट हो गई कि क्यों भारत सरकार ने उनके विद्रोहियों को शरण प्रदान की। यह तिब्बत दोनों के बीच विवाद का एक मूल कारण बना। भारत का दृष्टिकोण तिब्बत के संबंध में था कि तिब्बत पर चीन का ही कब्जा है, लेकिन चीन एक स्वायत्त प्रदेश है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन चीन ने भारतीय दृष्टिकोण का ख्याल नहीं रखा और उस पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके उसके साथ समझौता किया। नेहरू भी 1954 के समझौते के तहत तिब्बत पर चीन का अधिकार मान लिया और यह भारतीय कूटनीति की एक असफलता थी, जिसके कारण जो तिब्बत चीन और भारत के बीच एक बफर स्टेट का कार्य करता था, उस पर हमने बगैर किसी समझौते के अपना अधिकार चीन का उस पर आधिपत्य मान लिया। हुआ ये कि 1950 से 51 में जो चीन के भौगोलिक नक्शे थे उसमें भारत के लगभग 50,000 वर्ग मील को भारतीय क्षेत्र, जो चीन की सरकार थी 50,000 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र को अपनी सीमा के अंदर दिखला दी। तत्कालीन सरकार ने इसके लिए चीनी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। चीन की सरकार ने उसके जवाब में उत्तर दिया कि यह पुरानी सरकार की नक्शा है, इस कारण समय आने पर इसको पुनः सुधार दिया जाएगा। पूरा 4 वर्ष के बाद जो चाइना पिक्टोरियल जब दोबारा नक्शा जारी किया तो उसमें फिर से उन क्षेत्रों को शामिल कर दिया गया, जिसके कारण भारत सरकार ने फिर उनको रिमाइंडर भेजा कि हमारे हिस्से को चाइना की नक्शे पे दिखलाया जा रहा है, जिसके कारण उन्होंने कहा कि नहीं, समय आने पर हम इसको सुधार देंगे। लेकिन 1958 आते आते चीन का रुख इसके प्रति सख्त होने लगा और दिखने लगा कि वह उसमें सुधार के लिए तैयार नहीं है। हुआ यह था कि जो भारत और चीन का जो मूल विवाद है वह कश्मीर के लद्दाख इलाके से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश में 1684 ईस्वी में तिब्बत की सरकार तथा लद्दाख की सरकार के बीच एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अनुसार दोनों की सीमा तय की गई थी। उसके पश्चात 1842 ईस्वी में
कश्मीर और तिब्बत के बीच, चूंकि कश्मीर उस समय, लद्दाख जो थी कश्मीर का हिस्सा हो चुका था, 1842 ईस्वी में फिर से दोनों के बीच एक समझौता हुआ और यह दोनों के बीच सीमा समझौता दोनों के बीच हुआ, जिसे भारत ने चीन के साथ हुए 22 अप्रैल 1954 के समझौते में स्वीकार कर लिया था। जिसे भारत ने 22 अप्रैल जो 1954 को समझौता हुआ उसके तहत स्वीकार कर लिया कि भारत और चीन के बीच, भारत और तिब्बत के बीच यही क्षेत्र सीमा रहेगा। लेकिन हुआ यूं कि पूर्वी सीमा का जो निर्धारण था उसे, पूर्वी क्षेत्र को जिसे हम अरुणाचल नेफा कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, जिसे हम नेफा के नाम से जानते हैं, चीन और अंग्रेजों के बीच सिमला समझौते द्वारा 1914 में तय की गई। जो अरुणाचल प्रदेश अर्थात नेफा पूर्वी हिस्से में जो तय की गई थी, वह मैकमोहन अंग्रेज सरकार तथा चीन के सरकार के बीच हुई थी 1914 में सिमला समझौते के तहत, जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से भी जानते हैं, जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से भी जानते हैं। यही मैकमोहन रेखा दोनों के बीच विवाद का कारण है। चीन की सरकार कहती है कि यह ब्रिटिश सरकार या साम्राज्यवादी सरकार द्वारा चीन पर थोपा गया एक समझौता था, जबकि भारत सरकार का यह पक्ष है कि यह समझौता ही दोनों के बीच सीमा रेखा का आधार है और यही कारण है कि दोनों के बीच जो विवाद के बिंदु रहे हैं वह लद्दाख का हिस्सा, चाहे कश्मीर का लद्दाख का हिस्सा हो या अरुणाचल प्रदेश, बीच का जो 1954 में जो समझौते हुए उसमें यह जो बीच का प्रदेश है, यहाँ से बीच के प्रदेश में 1954 के समझौते के तहत सीमा लगभग तय कर ली गई, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है और लद्दाख है उसमें दोनों के बीच विवाद बना रहा। 12 जुलाई 1962 को चीनी सेना ने गलवान घाटी में जो भारतीय चौकी थी उसको चारों तरफ से घेर लिया, जिसके फलस्वरूप दोनों में संघर्ष हुआ। उसी तरह 8 सितंबर 1962 को चीनी की सेना ने मैकमोहन रेखा पार कर अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हुआ और भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। अंततः 20 अक्टूबर 1962 का वह दिन था जब चीनी सेना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। सेना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। नेहरू उस समय युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, भारतीय सेना भी उस समय युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। नेहरू का दृष्टिकोण आदर्शवादी दृष्टिकोण था, जिसके अनुसार वह शांति व्यवस्था में विश्वास करते थे, लेकिन वह शांति कल्पना लोक वाली शांति थी, यूटोपिया थी, जो उनका वह स्वप्न या धराशायी हो गया कि चीन कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा था वह बिखर सा गया और चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसके फलस्वरूप भारतीय सेना परास्त होने लगी। नेहरू ने अपनी गुटनिरपेक्षता नीति को कायम करते हुए पश्चिमी देशों से सहायता मांगी, जिसके कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन ने भारत को सहायता भेजने का निर्णय लिया। भारतीय सहायता पहुंचने लगी, लेकिन पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश तथा लद्दाख में भारतीय सेनाओं की हार हो रही थी। तिब्बत के ऊंचे पठार पर होने के कारण
उन्हें ऊंचा स्थान मिला हुआ था, भारतीय नीचे क्षेत्रों से युद्ध कर रहे थे, जिसके कारण सैनिक श्रेष्ठता होने के कारण भारतीय सेनाओं की हार हो रही थी। वह लंबे समय से युद्ध की तैयारी कर रहे थे, भारतीय सेना युद्ध की तैयारी में नहीं लगी हुई थी, इस कारण भारतीय सेना हारने लगी। लेकिन जब पश्चिमी देश का मदद आने लगा, चीन को यह लगा कि अब युद्ध की स्थिति बिगड़ सकती है, इस कारण एकाएक उसने 21 नवंबर 1962 को एक तरफा नवंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध विराम की घोषणा कर दी। एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करने के पश्चात यह लोगों को मालूम पड़ने लगा, आखिर यह विश्व के जो विदेश नीति के जानकार थे, विदेशी नीति के कि आखिर चीन ने ऐसा कदम क्यों उठाया। जब चाहे तो उसे भारत पर आक्रमण करने चाहिए था तो पुरजोर आक्रमण करता, लेकिन एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा क्यों की। इसके जब उत्तर में जाते हैं, जब उस समय के जो दस्तावेजों को खंगालते हैं, तो हम पाते हैं कि चीन और भारत एक समय में ही लगभग ब्रिटिश सत्ता से या विदेशी हुकूमत से मुक्त हुए थे। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी तथा 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। नेहरू विश्व मामले में बहुत बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे थे। बेलग्रेड सम्मेलन, कूटनिरपेक्षता की नीति अपना रहे थे, बांडू सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे, तमाम विश्व के मुद्दे पर भाग ले रहे थे, जिसके कारण भारत की प्रतिष्ठा काफी बढ़ रही थी। हमारी जो व्यवस्था थी वह लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जिसके कारण पश्चिमी देश या विश्व के सभी देश आदर भारत को करते थे। तो भारत के खोखलेपन को दिखलाना और अपनी सैनिक श्रेष्ठता स्थापित करना चीन का मुख्य उद्देश्य था। तो सबसे पहला उन्होंने भारतीय दुर्बलता को दिखलाया तथा अपनी चीनी श्रेष्ठता स्थापित की, तथा दूसरा वह इस बात में भी सफल रहा कि 21 नवंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी, ताकि चीन एक आक्रांता देश नहीं है, वह हमलावर देश नहीं है, साम्राज्यवादी देश नहीं, वह शांतिप्रिय देश है। वह भारत ने उसे युद्ध के लिए विवश किया था। वह यह दोनों चीज दिखलाने में कामयाब रहा। अब इस बात की बहुत से आलोचक दोनों नीतियों की उसकी क्या खूबी थी, क्यों वह किया, यह तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन चीन अपने उद्देश्य में सफल रहा और भारतीय दुर्बलता स्थापित हुई, विश्व में उजागर हुई कि भारत की सेना उतनी मजबूत सेना नहीं है, भारत की छवि धूमिल हुई। लेकिन उसके पश्चात फिर क्या कदम उठाए गए, भारत चीन संबंध के बीच और क्या किस प्रकार परिवर्तन आया, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में भारत चीन संबंध कैसे आज 2020 का भारत है उसे जो बहुत सशक्त जवाब देने के लिए तैयार है, इन सारी बातों को हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।